हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम पतंग के विषय में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मैम पतंग लेकर आई है। एक तो अभी मौसम नहीं है पतंग का, अभी हमारा पढ़ने का मौसम है। ये जो मौसम चल रहा है केवल पढ़ाई का मौसम चल रहा है और कुछ नहीं है तो पतंग है। पतंग क्लास 12th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता पतंग को पढ़ेंगे, जो कवि आलोक धनवा जी की काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से ली गई है। पतंग कविता में कवि ने बाल सुरक्षा और उनकी उमंगों का वर्णन किया है। कवि के अनुसार बच्चों का अपना अलग ही संसार होता है, जो रंग बिरंगे सपनों से बना होता है। बच्चों के इन्हीं सपनों और उमंगों उत्साहों के साथ आलोक धनवा जी ने प्रकृति का भी मनोहारी वर्णन किया है। आलोक धनवा जी ने यहाँ पर प्रकृति और बच्चों के उमंगों उत्साहों का दोनों का मनोहारी वर्णन किया है, मन को हरने वाला वर्णन किया है कि किस प्रकार जब भाद्रपद का महीना, जो श्रावण के बाद में भाद्रपद का महीना आता है, जो कि बारिश का महीना होता है, जब वो चला जाता है तो बाद में शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति का मनोहारी दृश्य थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। सूरज की रोशनी में थोड़ा बदलाव आता है। तो वो सारी चीजें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताते की कोशिश की है और हम भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा है। क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक आरोह में ली गई कविता आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ये कविता जो पतंग कविता है 12th में लिया गया है, ये सिर्फ उनकी एक ही संग्रह का हिस्सा है। इसमें 3 भागों पाठ्य पुस्तक शामिल है, 3 भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। इसके 3 भाग है, सिर्फ 12th में तीसरे भाग को ही सम्मिलित किया गया है। यहाँ कवि ने पतंग के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण किया है। यह कविता धीरे धीरे पाठकों के बिंबों को ऐसी दुनिया में ले जाती है कि वो पाठक को, जो ये कविता पढ़ता है, उनको ऐसी दुनिया में ले जाएगी कि वो ये सोचेंगे हम पतंग उड़ा रहे हैं, हम प्रकृति के चारों ओर है। प्रकृति की ओर चमकीला इशारा करती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी पतंग नामक कविता की ओर। वो शुरू करते हैं कि क्या पतंग में सबसे पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीका देखेंगे, फिर उसका हम भावार्थ और प्रसंग करेंगे। तो चलिए। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो को यहाँ पर क्या कहेगा? भाद्र मास। भाद्र मास में बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बौछारें होती है, चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है। अरे अब वो चली गई है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पहले हम शब्दार्थ बताती हूँ, मैं आपको लाइन वाइज शब्दार्थ बताती हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। भादो मतलब भाद्र मास। भाद्र मास में बहुत तेज बारिश होती है, बारिश चली गई है, भाद्र मास चला गया है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया है। आकाश इतना लाल लाल है, सूरज की लाल लाल किरणें आकाश को लाल लाल बनाए हुई है और वो मानो खरगोश की आंखों जैसा लग रहा है। शरद आया फूलों को पार करते हुए। यहाँ शरद शरद ऋतु को कहा गया है। शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद काफी टाइम बाद आ रहा है, वो बहुत सारे फूलों को पार करते हुए आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से। शरद ऋतु काफी टाइम बाद आ रहा है, इसलिए उत्साह के साथ वो अपनी चमकीली साइकिल पर
घंटी को तेज बजाते बजाते, जोर जोर से बजाते बजाते चला आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब शरद ऋतु, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उनके झुंडों को चमकीले इशारे, सूरज की चमक से, रंग बिरंगे चमकों से इशारा करते हुए आ रहा है कि बच्चों आ जाओ और पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बताते हुए शरद आ रहा है फूलों को पार करते हुए, और वो चमकीले इशारे कर रहा है कि आओ और पतंग उड़ाओ। आकाश इतना मुलायम हो गया है, साफ हो गया है, काले काली घटा हट गई है, वहां पर साफ सूर्य की रोशनी चमक रही है। आका की पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब शरद आता हुआ कह रहा है कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज, पतंग बनाने में सबसे पतले कागज को यूज किया जाता है, और इतना पतला कागज होता है कि हवा भी उसको आसमान की तरफ उड़ाकर ले जाती है। और बांस कितना मोटा होता है, बांस की पतली पतली डंडी को तोड़ा जाता है और पतंग को उससे जोड़ दिया जाता है ताकि वो आसमान की तरफ उड़ती चली जाए। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। भाई, जब हम पतंग उड़ाते हैं, हम लोगों ने भी देखा है कि बच्चे किस तरह सीटियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं, शोर शुल्ला गुल्ला करते हैं, पतंगे करती है तो हू की आवाज करते हैं, और तितलियां चारों ओर मंडराते हुए दिखाई देती है। शब्दार्थ आपको पता चल गया। भादो यानी भाद्र मास, शरद शरद ऋतु, झुंड समूह, द्वश्रों से संकेतों से, मुलायम कोमल, रंगीन रंग बिरंगी, बांस एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक कोमल, किलकारी खुशी में चिल्लाना। किलकारियां, बच्चे किलकारियां मारते हैं, वो खुशी में चिल्लाते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता है आलोक धनवा। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। प्रसंग के अंदर हमें एक तो चैप्टर का नाम लिखना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, कौन सी पुस्तक है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है, रचयिता का नाम क्या है। उसके बाद कविता में मेन बात, जो मेन पॉइंट किस पॉइंट पे किया गया, उसकी शॉर्ट में एक लाइन लिखनी होती है। व्याख्या, कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया, यानी शरद ऋतु का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। अब वो बारिश नहीं आएगी, अब ठंडी ठंडी हवा चलेगी, धूप भी अच्छी लगेगी हमें। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। शरद ऋतु में सुबह आसमान लाल लाल होता है, सूरज की किरणें इतनी लाल होती है कि वो खरगोश की आंखों जैसी लगती हैं। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटे बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। मानवीकरण किया कि इंसान साइकिल चलाते हुए आते हैं, मनुष्य, और घंटी भी बजाता है और पुलों को पार भी करता है। शरद ऋतु का मानव के साथ कंपैरिजन किया गया कि शरद ऋतु किसी इंसान की तरह पुलों को पार करता हुआ साइकिल पर जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। शरद साइकिल पे आ रहा है, घंटी बजा रहा है, और वो अपने चमकीले इशारे कर रहा है धूप को दिखाते हुए कि आ जाओ, बाहर आओ और पतंगों को उड़ाओ। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। शरद ऋतु में चारों तरफ फूल, प्रकृति चारों तरफ फूल पत्ते नए नए उग जाते हैं, चारों तरफ खुशियों जैसा माहौल होता है।
क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती, सब कुछ ठंडा हो जाता है, मौसम भी अच्छा हो जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी को से अपनी बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में ही रंग बिरंगी तितली चारों ओर देखने को मिलती है हम लोगों को। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। विशेष विशेष इसमें क्या क्या कौन कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन कौन सी बोली बोली गई है, क्या कौन सी शब्दावली यूज हुआ है, तो विशेष में ये सब चीजें आएंगी। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया इस वाली कविता में। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मिश्रित शब्दावली है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो पैसेज आता है वो क्वेश्चन, शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? शरद ऋतु का आगमन कैसे होता है? भादो बारिश का मौसम चला जाता है तो शरद ऋतु का आगमन होता है। और शरद ऋतु कैसे आती है, आगमन कैसे चलती हुई आती है, इसमें वो एक्सप्लेन करना है। शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए फूलों को पार करते हुए आया। वह अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुला रहा है। भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ? भादो मास के बाद क्या होता, बारिश के महीने के बाद क्या परिवर्तन होता है? भादो मास में रात अंधेरी होती है, सुबह में सूरज की लालिमा युक्त प्रकाश होता है और चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल होता है। भादो मास जब चला जाता है, भादो मास में तो रात अंधेरी होती है क्योंकि बारिश के मौसम होता है, वो सुबह भी अंधेरा होता है, रात को भी अंधेरा होता है। पर जब भादो मास चला जाता है और सुबह होती है तो सूरज की लालिमा चारों ओर फैल जाती है। वो कैसी लगती है हमें? खरगोश की आंखों जैसी, लाल लाल आंखों जैसी। और चारों ओर खुशियां ही खुशियों का माहौल होता है। पता के बारे में कवि क्या बताता है? पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? पतंग के बारे में कवि बताता है कि संसार की सबसे हल्की, रंग बिरंगी और हल्के कागज से बनी होती है। इसमें हमें पतंग की क्वालिटी बतानी है कि वो किस टाइप से होती है। वो रंग बिरंगी होती है, हल्की होती है और बिल्कुल पतले से कागज की बनी होती है। उस पे बांस की पतली पतली कमानी लगी होती है जिससे वो आसमान में उड़ सके। बच्चों की दुनिया कैसी होती है? बच्चों की दुनिया कैसी होती है? बच्चों की दुनिया उत्साह, उमंग व बेफिक्री का होती है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वे किलकारियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं, तितलियों का के समान मोहक होते हैं। वो इधर उधर तितलियों की तरह चहकते रहते हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, उन्हें किसी चीज का वो नहीं होता। कि वो सिर्फ अपने बचपन को जीते हैं, बेफिक्र होते हैं, किसी चीज का चिंता ही नहीं होती उन्हें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पैग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सो, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास को बताया गया कोमल। कपास रुई को कहते हैं ना, रुई। रुई कितनी कोमल और सॉफ्ट होती है, तो यहाँ कपास का कंपैरिजन कोमल से किया गया है, यानी रुई की तरह कोमल। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, यानी यहाँ पर कहा गया जन्म से ही कौन लेके आता है? बच्चे जन्म से ही अपने कोमल पैरों को अपने साथ
लेकर आते हैं। कोमल कोमल पैर होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं उनके, वो बड़े कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, इतनी दूर दूर तक धरती पर घूमते रहते हैं कि पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बेसुध होकर दौड़ते रहते तो पृथ्वी घूमती रहती है। ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी घूम रही है और उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी उनको चारों ओर घूमती है। उनके पैर बेचैन होते हैं, वो दौड़ते जाते हैं, पतंग कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, वो बेचैन हो जाते हैं और उनके पैर इतने कोमल पैर इतने होते हैं कि वो पृथ्वी उसकी चारों ओर घूमती रहती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। छत इतनी कठोर होती है, वो उनको भी अपने कोमल पैरों से नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, उनके स्वर इतना तेज होता है पतंग उड़ाते हुए कि मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, जब वो पतंग कटती है उड़ाते हुए एक छत से दूसरी छत की ओर चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सो अक्सर, वो डाल की तरह एक टहनी की तरह लचीले, बच्चों का शरीर बड़ा लचीला होता है। वो एक डाली की तरह, जैसे डाली लचीली होती है ना पेड़ की, कैसे ही मोड़ लो उनको, ऐसे ही बच्चों का शरीर होता है। वो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। बच्चों का लचीला शरीर ही जब वो पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के किनारे पर भी पहुंच जाता है। जब पतंग नहीं उड़ाते, जिन्हें हम कहते हैं कि छत के किनारे पे मत जाओ बेटा गिर जाओगे, पतंग उड़ाते टाइम उन्हें वो किनारे भी खतरनाक नहीं लगते हैं और वो उस समय गिर भी जाए तो उनका लचीला शरीर ही उन्हें बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। उनका रोमांचित शरीर का संगीत यानी उनकी कंपन, उनके भागने की शक्ति और उनका लचीला शरीर ही पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां, पतंगे इतनी ऊंची उड़ी होती है, सिर्फ एक धागे पर टिकी होती है पतंग, वही धागा उनको गिरने से बचा लेता है। कपास शब्द अर्थ, कपास, कपास कोमल, रुई को कपास कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। इस कविता में कपास शब्द का प्रयोग कोमल और नरम अनुभूति के लिए हुआ है, बच्चों के कोमल पैरों के लिए हुआ है। बेसुध, मस्त, मस्त होकर वो पतंग उड़ाते हैं। मृदंग, ढोल, वाद्य यंत्र, यानी वो शोर मचाते हुए चारों दिशाओं में मृदंग की तरह शोर मचाते हैं। येगा भरना, झूला झूलना। डाल, शाखा, उनका शरीर शाखा की तरह लचीला होता है। लचीला वेग, लचीली गति। अक्सर, प्राय, रोमांचित, पुलकित, महज, केवल। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी ललायित रहती है। उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए वे उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, जब वो पतंग उड़ाते हैं ना, मस्ती में इधर उधर भागते हैं धरती पर, तो धरती भी बेचैन होकर उनके कोमल पैरों को छूने के लिए आती है। दौड़ते समय उन्हें मकान की छत भी कठोर नहीं लगती, उन्हें घर की छत भी कठोर नहीं लगती। वैसे वो बहुत कठोर होती है, पर जब वो पतंग उड़ाते हैं तो वो नरम लगती है उनको। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनके पाद चपों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैक की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। जब वे पतंग उड़ाते हैं ना, वो जैसे झूला आगे पीछे जाता है, तो वो पतंग उड़ाते उड़ाते भी एक छत से दूसरी छत, कभी दाएं से बाएं इधर उधर आते रहते हैं कि ताकि पतंग कटे ना और अपने उड़ती रहे। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है।
पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। वो छतों के किनारे पर भी पहुंच जाएंगे ना, फिर भी उनका ध्यान डोरी को पकड़ते हुए, डोर को पकड़ते हुए सिर्फ पतंग पे रहेगा कि वह वो कहीं गिर ना जाए। उसको उड़ाने में, उसकी ऊंचाई पर, वह कितनी ऊंची हमारी पतंग है उस पर ही केंद्रित रहेगा। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है। ऐसे लगता है कि उन्होंने पतंग को नहीं थाम रखा, पतंग ने उनको किनारे पे खड़े, छत के किनारे पे जब वो खड़े हैं, कि पतंग की डोरी ने उनको, भाई वो डोरी पकड़कर खड़े हैं, उसी के सहारे वो बचे हुए हैं नीचे गिरने से। विशेष, इसमें क्या क्या विशेषता है? कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। गद्यांश का पहरा। पृथ्वी बच्चों के बचन पैरों के पास कैसे आती है? पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास इस तरह आती है मानो वह अपना पूरा चक्कर लगाकर आ रही हो। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैर, बच्चों के पैर बेचैन होते, इधर उधर भागते रहते, तो इस तरह आती है उनके पैरों के नीचे कि वो गिर ना जाए और उनको पूरा चक्कर लगाकर आ रही हो। छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? छतों को नरम बनाने से कवि का आशय है कि बच्चे छत पर ऐसी तेज और बेफिक्री से दौड़ते फिर रहे हैं मानो कि किसी नरम और मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हैं, जहाँ गिर जाने पर भी उन्हें चोट लगने का खतरा नहीं है। बच्चों की पेट भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी? बच्चों की पेट भरने की तुलना के पीछे कवि की कल्पना यह रही होगी कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए उनकी डोर थामे आगे पीछे यूं घूम रहे हैं मानो कि किसी लचीली डाल को पकड़कर झूला झूल रहे हो या आगे पीछे हो रहे हो। इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता व चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है? इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता का वर्णन पृथ्वी के घूमने के माध्यम से और बच्चों की चंचलता का वर्णन डाल पर झूला झूलने से किया है। तीसरा पैराग्राफ, ये इसमें हम प्रसंग, भावार्थ, पहले हम एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन, प्रसंग, भावार्थ, शब्दार्थ, विशेष और फिर प्रश्न उत्तर, कि इस पैराग्राफ से हमारे कितने प्रश्न उत्तर बनते हैं। एक एक चीज को हम खुलकर एक्सप्लेन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो बड़ी जरूर हो जाएगी पर अच्छे से एक एक चीज आप लोगों को समझ आएगी। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किरणों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब जो वे बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग तो उड़ ही रही है, उनके साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं उस डोरी के सहारे। पतंग जहां जाती है वो भी पतंग के साथ साथ इधर उधर होते रहते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। अगर वो कभी छत के किनारे पे खड़े होके पतंग उड़ा रहे हैं और गिर भी जाते हैं नीचे, तो अगर वो बच जाए गिर के भी, तब तो उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो तब तो उनका, जब वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो उनका हौसला और भी निडर हो जाता है कि हम तो बच गए, और वो नए सूरज की तरह
फिर से और कॉन्फिडेंस के साथ पतंगे उड़ाते हैं कि यहाँ से तो मैं गिरकर भी बच जाऊंगा। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो गिरते हैं, छत के किनारों से अगर नीचे गिर जाते हैं, तब पृथ्वी बेचैन हो जाती है, बच्चों को डर नहीं लगता और वो बेचैन होकर उनके कोमल पैरों के पास दौड़ती हुई तेज स्पीड से घूमती हुई चली जाती है। शब्दार्थ: रंधो, सुराखो, सुनहले सूरज, सुनहरा सूर्य। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धरवा है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर कवि हर पैराग्राफ में एक ही चीज को प्रकट कर रहा है, प्रकृति का और बाल मन, बच्चों के मन की चेष्टाओं का। व्याख्या: कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ रहे हैं। जब आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते हुए देखते हैं बच्चे, तो बच्चों का मन भी आकाश में उड़ रहा होता है कि वो कितने खुश होते हैं, हमारी पतंग कितनी ऊंची चली गई, उसकी नीचे है हमारी ऊंची है, कितने उत्साह से वो अपनी पतंग को उड़ाते हैं। ऐसे लगता है कि वो भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि पतंग उड़ाते समय कि उनके शरीर से संगीत उत्पन्न हो रहा है और वो आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। वो जब छतों से गिर जाते हैं तो उनका बच्चों का शरीर लचीला होता है, पेड़ पौधों की डालियों की तरह, तो अपने लचीलेपन के कारण वो बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता। जब वो किनारों से गिरकर बच जाते हैं तो उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो हम यहाँ से गिरेंगे तो बच जाएंगे, अब हमें यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहीं खड़े होकर हम पतंग उड़ाएंगे। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। यानी फिर जब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो नए सूरज निकलता है, तो नए बनकर वो फिर से नए सूरज के समान बनकर फिर निकलते हैं वो पतंग उड़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और उनकी पतंग उड़ाने की स्पीड पहले से भी और अधिक तेज हो जाती है, क्योंकि उनका डर तो खुल गया कि किनारे पे खड़े होंगे और हम गिरेंगे, तो और भी स्पीड से वो पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। पृथ्वी को अपनी और भी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उनके बेचैन पैर और भी स्पीड से पतंग उड़ाने लगते हैं। विशेषताएं: बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इस पैराग्राफ में किस चीज की अभिव्यक्ति हुई है? क्या बताया कि बच्चे वो नीचे गिरते हैं तो खतरा होता है किनारे पे खड़ा होना, तो जब वो गिर के भी बच जाते हैं और साहसी और भी ज्यादा साहसी बन जाते हैं, इससे भाव की अभिव्यक्ति होती है, साहसी बनने के भाव की अभिव्यक्ति होती है खतरों का सामना करने से। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। दृश्य बिंब है। भाषा में लाक्षणिकता है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। सुनहल सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? सुनहले के सामने आने का आशय है सूरज के समान तेज में होकर क्रियाशील होना तथा बाल सुलभ क्रियाएं जैसे खेलना, कूदना, उधम मचाना, भाग दौड़ करना आदि में शामिल हो जाना। गिरकर बचने पर बच्चों के में क्या प्रतिक्रिया होती है? गिरकर बचने के बाद बच्चों की यह प्रतिक्रिया होती है कि उनका भय समाप्त हो जाता है, वे निडर हो जाते हैं। अब उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर नहीं लगता, अर्थात वे विपत्ति और कष्ट का सामना निडरता पूर्वक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पैरों को बेचैन इसलिए कहा गया है कि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि वे एक स्थान पर टिकना ही नहीं चाहते। वे अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे पूरी पृथ्वी नाप लेना चाहते हैं।
बच्चों के पैर इतने, जब छोटे बच्चे चलना फिरना शुरू करते हैं तो वो कितने बेचैन होते हैं कि हमने अभी नया नया चलना शुरू करा है। वो इधर खड़े, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, कि उनको ये लगता है कि हमें पैर मिल गए तो पता नहीं क्या मिल गया। बच्चे और बड़े होते हैं, थोड़ी क्रीड़ाएं करते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं का आशय है बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। यानी पतंगों के साथ जैसे पतंगे उड़ती इसका आशय क्या होगा? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी पतंगे तो उड़ रही है और वो भी साथ ही उड़ रहे हैं। इस लाइन को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। बच्चे पतंगे उड़ाते हैं, पतंग इतनी ऊंची चली जाती है और बच्चे अपनी कल्पनाओं में चले जाते हैं कि जैसे पतंग आसमान को छू रहे हैं वैसे ही हम भी आसमान को छू रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे ऊपर नीचे उड़ती है उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंचे नीचे उड़नी उड़ान भरती है, जो मन की डोरी से बंधी होती है। उनके मन की डोरी से बंधी होती है वो उड़ान, वो कभी तो ऊपर उड़ती है और कभी नीचे उड़ती है। तो आपने ये प्रश्न उत्तर भावार्थ, इसका लाइन टू लाइन मीनिंग अर्थ सब खुल के हमने आपको बताया। आपने सब कुछ अच्छे से समझा। हमने इसका भावार्थ, प्रसंग, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सब कुछ इस वीडियो में हमने अवेलेबल कराया। और आगे कितने अच्छे भाव यहाँ पर हमने व्यक्त किए हैं। आलोक धनवा जी ने पतंग के माध्यम से वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं और बच्चे के माध्यम से भी उन्होंने उमंगों और उत्साहों को उनके साथ में बताया है। और भाद्र मास की और शरद ऋतु के बारे में भी उन्होंने इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ लोगों को खुलकर बताया है। वो मनुष्य एक कमरे में बंद रहकर रह जाते हैं और बाहर जब वो निकलते हैं भाद्र मास के बाद शरद ऋतु में, किस तरह उनके मन में उगते सूरज की तरह नई किरणें आ जाती हैं। क्योंकि उनकी बारिश के दिनों में सभी क्रियाकलापें बंद हो जाती है और जब वो बाहर आते हैं शरद ऋतु में तो उनकी क्रियाकलापें सारी सारी दिनचर्या सब शुरू हो जाती है। तो वही शरद ऋतु जैसे उजाले के सामने आई है और भाद्रपद का जो महीना वह अंधेरे के समान समाप्त हुआ है और जो बच्चे थे उनके मन की नई नई इच्छाएं पैदा हुई हैं। पतंग के माध्यम से कवि ने यहाँ बताया कि तो चलिए अब कविता लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी कर ली हमने और वर्ड टू वर्ड हमने क्लियर भी कर लिया। हमने कोशिश की कि आपको सब कुछ हमने क्लियर से बताया। हमने यहाँ पर आपको प्रकृति के बारे में भी बताया, बालक के मन के बारे में भी बताया, पतंग के माध्यम से बच्चों के मन के भावों को भी अच्छे से प्रकट किया और किस प्रकार अपने भावों को ऊंचा उड़ाना चाहते हैं पतंग के माध्यम से वो भी हमने आपको बताया। आज हमारा लेक्चर था पतंग के ऊपर। अशोक धनवा जी का पाठ पतंग, उसका यह हमारे फर्स्ट वीडियो थी। उसके साथ ही हमारा यह लेसन समाप्त हुआ। तो आगे हम इसके प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज सब जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।